Maulana Azad College IGNOU Learning Center, I think it is the one of the oldest center from the 1992. আমাদের সেন্টার এখানে 4 দিন ওয়ার্কিং ডেজ যারা এখানে আছেন অ্যাডমিশন নিয়েছে তার নোট করবেন। টিউসডে, থার্সডে, Saturday and Sunday. These 4 days are open. Now I am repeating. Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday from 1 p.m. to 5 p.m. এবার আপনাদের দুটো পার্ট আছে। One is the assignment sector and another is the final exam. So these technical sectors will be discussed by the ARD Ajay Behra sir. So once again I welcome you all, and now I would like to request Behra sir to say a few words on this occasion. Thank you. Respected coordinator, sir of this study center 2810, Dr. Jamil Ahmed sir, coordinator of 28162 Vidyasagar College for Women, Dr. Molly Ghosh, assistant coordinator 28158 Ashutosh College, Subhayan Datta sir, Dr. Subhayan Datta, all the staff member of IGNOU Study Center of both these 3 centers, mainly 2810, and my dear learners who are present over here. Actually, it is not delayed, rather too delayed, because your admission was completed in the month of March, though it was supposed to complete by the month of January, because your session is meant for January only. You hardly may blame to the system, but it is happening nowadays, Indian time. 12 बजे शुरू होना था, 12:40 में स्टार्ट कर रहे हैं, 40 मिनट लेट। इसी तरह एडमिशन जनवरी में ख़त्म होना था, मार्च तक चला। मार्च के बाद अप्रैल में 2 महीने लगे हमें सिर्फ डाटा को रीशफलिंग करने में। क्यों? क्योंकि हमारा जो IGNOU का जो पोर्टल है, ये नाउ वी हैव स्विच्ड ओवर फ्रॉम आवर ओन पोर्टल टू समर्थ पोर्टल. समर्थ पोर्टल इज द पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज रिकमेंडेड बाय द UGC. तो हम लोग UGC के रिकमेंडेशन के हिसाब से गवर्नमेंट पोर्टल में सारे सिस्टम को हम अपलोड कर रहे हैं, स्विच ओवर किया है. तो हमारा जो टोटल एडमिशन प्रोसेस है, इवन एडमिशन प्रोसेस, देन एग्जामिनेशन प्रोसेस, all online programs, everything is now switched over from our own system to government portal. Because why? Because IGNOU is a central of university. तो ये जो स्विच ओवर का काम जो है बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारा एडमिशन डिलेड हुआ है, एग्जामिनेशन भी इस बार डिले हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान सो कॉल्ड हुआ. ड्यू टू पोस्टल डिले हम लोग पहुंचा नहीं पाए, इसलिए 2 जून को होना था एग्ज़ाम, 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, मतलब परसों स्टार्ट हो रहा है.
तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि फाइनलाइजेशन और रीशफलिंग ऑफ एडमिशन डेटा। तो ये जो एडमिशन डेटा है उसको हम लोग फाइनल इसीलिए नहीं कर पा रहे थे, अगेन ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ समर क्वार्टर एंड सो मेनी एडमिशन वाज नॉट कन्फर्म। जब तक कन्फर्मेशन का एक जो जैसे एडमिशन आपने लिया है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया है ना, एक ऊपर जो आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसके ऊपर एक एस करके कंट्रोल नंबर जनरेट होता है। जब एडमिशन स्क्रूटिनाइज होकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा, तो जब आपको एडमिशन कंफर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है, एक ऑनलाइन ऑटोमेटिक एनरोलमेंट जनरेट होता है, साथ में आपका आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट हो जाता है। जब आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हो जाता है, इसका मतलब ये है एक मेल आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड मिल जाता है, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन मिल जाता है इग्नू की तरफ से। ये सब ऑटोमेटिक होता है। वंस योर एडमिशन इज कन्फर्म इट हैपेंस। तो वो जो क्योंकि स्क्रूटिनी डिले हो रहा था, एडमिशन डिले हुआ था, स्क्रूटिनी डिले हुआ, ऑब्वियसली 31 मार्च तक अगर एडमिशन चलेगा तो मिनिमम 10 to 15 डेज लगता है स्क्रूटिनाइज करने के लिए। स्क्रूटिनी दिल्ली से होता है, दिल्ली से जो सेंट्रल स्क्रूटिनी जो हमारा सेल है वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद कुछ एक डिस्क्रिपेंसी आता है। जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है, सर्टिफिकेट में 4 सेमिस्टर का है तो 1 सेमिस्टर का दिया है, बाकी नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन से और इशू यू कैन से। तो इस करते करते हमारा एडमिशन जो है फाइनल होते होते लास्ट देन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दिस टाइम, ऑटोमेटिकली जिस एडमिशन को जहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते हैं एक हमारा कंप्यूटर वही ख़राब हो गया। और ऐसे ख़राब हुआ उसको दोबारा हमने पूरा टोटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ा, मदरबोर्ड से लेकर के हार्ड डिस्क तक, रैम तक। तो चेंज करके वो भी 8-10 दिन लग गया। तो फाइनली हम लोग अभी तक डाटा हमने नहीं दे पाए, बट हम लोग हमारे पास डाटा है करके सबको आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चला गया। हम लोगों ने मेल किया है, आप सभी लोगों को मेल मिला है, प्लीज़ रेज योर हैंड। सभी लोगों को मेल मिला है, मेल ईमेल मिला है? नहीं मिला? कितने लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला, आए कैसे फिर? वेबसाइट से देखा होगा, हमने वेबसाइट पे भी अपलोड किया था, कोशिश किया था कुछ एक स्टूडेंट को टेलीफोनिकल इन्फॉर्म करने के लिए, बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू इन्फॉर्म all the 1000 students our phone. We were expecting कि यहाँ पे कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट आएंगे। अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि 150 के करीब है। जबकि ये इंडक्शन मीटिंग दिस इज द ओनली प्रोग्राम इंडक्शन मीटिंग, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को सब कुछ बोलने के लिए। क्या सब कुछ बोलेंगे ना, एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक और फाइनल सर्टिफिकेशन तक। मैंने अपने तरफ से सो मेनी रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग भी, ई इंडक्शन मीटिंग मैंने करवाया है, सारे फेसबुक में है, यूट्यूब में है। अगर आप लोग 15 मिनट 20 मिनट का टाइम देकर उसको सुनेंगे तो आई बिलीव आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो इट विल बी रिजॉल्व विथ योर सेल्फ। आपको पूछने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव कैटेगरिकली एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आस, बिकॉज पोस्ट कोविड हम लोग शायद पहली बार ये इंडक्शन मीटिंग लास्ट टाइम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था, ज़्यादा नहीं हो पाया था, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड आई होप सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एंड बोथ द कोऑर्डिनेटर्स ओवर हियर कि इंडक्शन मीटिंग को एक कंपलसरी की तरह जो है आप लोग देखिए और उसको ऑर्गेनाइज करिए। दिस इज रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर एन ऑनलाइन लर्नर और फॉर ए डिस्टेंस लर्नर, क्योंकि डिस्टेंस लर्नर ऑलवेज लिव्स इन आइसोलेशन। आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, घर में रहेंगे, ना आपका फ्रेंड है, ना आपके टीचर है आपके पास, तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा आइसोलेशन में रहते, मतलब अलग से अलग थलग रहते नहीं। अगर आपको बोलते हैं ना कि दुनिया आपके हाथ में है, ये जो आप भगवान का वरदान बोल सकते हैं या फिर इंसान का आविष्कार बोल सकते हैं, ये जो है ना ये आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड्स। ये आपके स्किल है, अभी ऊपर बात करें तो हम लोग स्किल के बारे में, ये आप लोगों के स्किल है, हाउ इफेक्टिवली यू आर यूटिलाइजिंग
बोलते ना, यूटिलाइज कर लिया है, मुझे यूज कर लिया है। आप यूज करिए इसको, मिसयूज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मिसयूज तो बहुत लोग करते हैं, यूज करिए, देखना योर लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी। इतना स्मूथ एवरीथिंग, घड़ी, रेडियो, टीवी, सारे डिवाइसेस अभी जो है ऑफ नो यूज। ये है तो सब कुछ है। मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इज नो मोर। जब उनको मैंने पूछा सर मेरे स्कॉलरशिप पैसे से मैं पहले बार क्या करूँ, बोला यू परचेज ए बिग मोबाइल। मैं कहा सर बिग मोबाइल मतलब, बोला इतना बड़ा नहीं है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा हो, 8 GB रैम के साथ 128, तब जमाने में, तब मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स बैक। तब बोल रहे थे कि भाई आपने ऐसे मोबाइल खरीदे जो लेटेस्ट हो, जिसमें सारे कुछ हो। मैं कहा सर ये तो 40,000 के लिए, बोला कोई बात नहीं, 30,000 का आपको मिलता है, 2 महीने का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40,000 स्कॉलरशिप, या पैसा यूज करो। तो वो यूज करके मैंने आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ दैट इट इज रियली रियली एन इम्पोर्टेंट डिवाइस फॉर योर लाइफ एंड करियर। द ओनली थिंग इज हाउ इफेक्टिवली यू आर यूटिलाइजिंग। इसको यूज करिए, बहुत मज़ा आएगा, मज़ेदार चीज़ है ये, है ना? है या नहीं? डू यू एग्री विथ मी? ये चीज़ मज़ेदार है ना? अब टेलीविज़न इडियट बॉक्स हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, वन वे कम्युनिकेशन, वो नाचेंगे हम देखेंगे, बट इसमें खुद भी नाचेंगे, खुद भी गाएंगे, खुद भी देखेंगे, एवरीथिंग रियल। चलाना आना चाहिए, एक बार चलाना सीखिए, मज़ा ही मज़ा है, आनंद। मज़े मतलब आनंद। आप बोलेंगे, और आजकल जो है ये आया है डिजिटलाइजेशन के बाद AI, आप जो देखेंगे उसी के रिलेटेड 50 आएगा, कितने देखेंगे? आप पेड़ देखा है ना, ट्री का कितने ब्रांचेस हैं? प्रोफेसर SP मालहोत्रा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक है, वो क्या करते थे जब वो सेमिनार स्पीच देते थे ना, मज़ेदार, वो क्या करते थे ना, ब्रांच है ये मान लीजिए, यहाँ पे चढ़ेंगे, आएंगे, फिर उतरेंगे, फिर दूसरे पे चढ़ेंगे, मतलब उनका कंक्लूजन जब आता है तब देखते हैं नीचे से लेकर ऊपर यहाँ तो होते हैं विदाउट लिविंग एनी ब्रांच। सब कुछ बोलते थे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर अगेन शुरू करेंगे, हाँ हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर जाएंगे लास्ट तक, फिर अगेन नीचे आएंगे, फिर जाएंगे दूसरे ब्रांच में, ऐसे वेरी वेरी इफेक्टिव स्पीकर। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है ना, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटा माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। बट व्हाट आई मीन टू से, हमारा जो इग्नू है नाउ डिजिटल फ्रेंडली है। मैं इतने सारी बातें बोलने का कारण सिर्फ यही है, अभी हमारा अनफॉर्चुनेटली आवर लिंक इज गेटिंग फेलियर, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग हमारा इग्नू का, जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, डोंट गो टू द साइबर कैफे, दे डू नॉट नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इग्नू, आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, ऐसे हुआ है बोल के मैं बोल रहा हूँ। वी हैव सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ इग्नू। साइबर कैफे को वो सब्जेक्ट पता नहीं है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर देते, गलत कोर्स कोड भी सिलेक्ट कर देते, एडमिशन हो जाता है गलत, फिर चेंज करने के लिए आपको ऐसा लगता है, फिर आप लोग हमारे पास आते हैं, पढ़िए। तो अभी जो है आप लोगों का फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमिस्टर का एडमिशन हो चुका है, आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूँ, या मैं ही वन साइडेड बोल ही जा रहा हूँ? ऐसे तो नहीं है। गुड, वेरी गुड, आप लोग एक्टिव क्लास पर पेशेंटली सुनते हैं। गुड। तो आप लोग क्या करेंगे ना, इग्नू का एक प्रोस्पेक्टस, कॉमन प्रोस्पेक्टस सुना है ना? कितने लोगों ने सच में देखा है, पढ़ा नहीं, देखा? कॉमन प्रोस्पेक्टस, प्लीज रेज योर हैंड। कॉमन प्रोस्पेक्टस ऑफ इग्नू 2025 जनवरी, बस वेरी गुड। कितने लोगों ने पढ़ा है? देखते, मैं पूछूंगा, बोलना मत, चुप, हाथ उठा दिया, पूछ लिया तो नहीं पता। हाँ, पढ़ा है? 1, एनीवन एल्स? पढ़ा है? 2, आपने उठाया या नीचे? आपका नहीं पढ़ा है।
अच्छा, और कोई? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आप लोगों ने, आपको पता है एडमिशन के टाइम पे आप लोग जो है डेवलपमेंट फी 300 दिया है और एक रजिस्ट्रेशन फी 200 दिया है। व्हाट इज दैट? डेवलपमेंट फी एंड रजिस्ट्रेशन फी। ये जो कॉमन प्रोस्पेक्टस पहले 200 रुपया होता था, फिर 250 रुपया हुआ। ये जो 200 रुपया है यही चीज़ है। आप लोग प्लीज कॉमन प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। आज जा करके ये मीटिंग खत्म होने, अभी नहीं शुरू करना। ओ मैडम, हेलो, 15 मिनट के बाद मैं चला जाऊंगा। उसके बाद आपके सहेली जो है ना साथ में रहेगी, टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाएगी आपके सहेली। सुन लो, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, सजेशन और रिक्वेस्ट है, सुन लो। इतना मेहनत करके गर्मी में धूप में आए हैं सुनने के लिए, आपस में बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जितने नॉलेज आपको है, आपके पड़ोस में जो बैठे उनको उतना ही नॉलेज है, 19-20 का फर्क होगा। तो इसलिए सुन लीजिए। वो पीछे लास्ट तक बैठ के, भाई यहाँ पे इतने सीटें खाली है, क्या हो गया? वो देखो पीछे लड़का बैठ के बात कर रहा है। बात मत करो यार, 15 मिनट के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बोलोगे रुको तो अभी नहीं रुकूंगा। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन प्रोस्पेक्टस। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस हमारे इग्नू का एक बेसिक इंफॉर्मेशन हैंडबुक है, जहाँ से आप लोग अपना प्रोग्राम को कैसे कंफर्टेबली एंड स्मूथली कंप्लीट करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। एक हो गया कॉमन प्रोस्पेक्टस। आपने सिर्फ टाइप करना इग्नू कॉमन प्रोस्पेक्टस 2025, गूगल पे आ जाएगा। उसमें टाइप करके देखेंगे तो उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेंगे। जब भी ज़रूरत पड़े, उसमें क्या है ना, अबाउट यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और लास्ट की ओर देखेंगे यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, 7-8 पेज वो है और शुरू में 5-6 पेज, इतना 15 पेज आपको प्रिंट करना है, एक फाइल में डालना है और उसको पढ़ना है बीच बीच में। अभी आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन का जो आपका फॉर्म है वो आपके पास है। कितने लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आइडेंटिटी कार्ड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने कम से कम डाउनलोड कर लिया है आई कार्ड। कितने लोगों ने ये आई कार्ड और एडमिशन फॉर्म उसको एक फोल्डर में डाल के रखा है? ईमानदारी से बोलना, कहीं पे फेंका हुआ कागज ये फेंक दिया, मेरा एडमिशन हो गया, चलो रखो और इसका कोई काम नहीं है, फेंक। ऐसा नहीं है। आपका प्रोग्राम जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी अगर मुझे पूछेंगे मेरा 10th का कोई भी 10th से लेकर के मास्टर डिग्री PhD तक जितने भी आपका एडमिट कार्ड से लेकर के हॉस्टल का आई कार्ड इवन एवरीथिंग इज विथ मी। आप मोमेंट दीजिए, 5 मिनट में मैं सारे निकल के दे दूँगा। तो उसको रखना है। अभी लगता है कई लोग बोलते हैं ये मेरा बुक हो गया, पुराने बुक हम फेंक देते हैं, है ना, बेच देते हैं, फेंक देते हैं। मैंने एक दिन किया तो रिक्शा वाला जो है, रद्दी बेच वाला जो आता है ना, वो देखता हूँ मैं, भाई इग्नू का स्टडी मटेरियल, मैं भाई कितने पैसा है ना सर? मैंने तो 50 रुपये में खरीद के लाया। मैं कहा चलो भाई 100 रुपया देता हूँ, दे दो। मैंने सारे उठा लिया, ऑफिस में दे दिया। मैं कहा ले जाओ भाई, किसी का काम में आएगा। 50 रुपये मैंने तो रद्दी में जाता, स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। तो थिंग्स आर हैपन। हमारे इमोशनल जो बॉन्डेज है हमारे बुक के प्रति, पेन के प्रति, ये सब नहीं है। यूज एंड थ्रो, जब से पेन आया तब से ख़त्म कहानी। सब कुछ है, इमोशंस नहीं है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टीचर भी बना दिया, उसको पढ़ा रहे हैं रोबोटिक, बट वो इमोशन कहाँ है जो फेस टू फेस क्लासरूम में है। ठीक है, एनीवे, तो फोल्डर में रख लेना है आइडेंटिटी कार्ड एंड आपका एडमिशन एप्लीकेशन, उसमें आपको पता लगे। तो तीसरा, आप इग्नू के वेबसाइट में जब जाएंगे, नो योर स्टेटस, स्टूडेंट जोन में जाना है, क्लिक करना है लास्ट में, बिल्कुल स्टूडेंट सर्विसेज का लास्ट में जाएंगे तो नो योर स्टेटस करके है लिंक, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, प्रोग्राम कोड टाइप करना है, कैप्चा का जो कोड है उसको टाइप करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, कौन सा प्रोग्राम एडमिशन लिया, फादर नेम, हस्बैंड नेम, गार्डियन नेम, वो आ जाएगा। आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा कोर्स रजिस्ट्रेशन, कोर्स मतलब पेपर, हम लोग इसको कोर्स बोलते हैं, और सब्जेक्ट और डिग्री को हम प्रोग्राम बोलते हैं। कौन सा प्रोग्राम? BAM, BAG पहले था, वो BAM, MEG है ना।
तो ये सारे प्रोग्राम है। कोर्स मतलब पेपर है, ठीक है। क्रेडिट मतलब मार्क्स है, आप लोग मार्क्स बोलते हैं, हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे ODM का टर्मिनोलॉजी। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगा? प्रोग्राम गाइड। आपका अपना प्रोग्राम का एक प्रोग्राम गाइड। मान लीजिए आपने MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है या BA सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया है, उसका एक अलग से प्रोग्राम गाइड होता है, वो वेबसाइट में भी है, हार्ड कॉपी भी दिया जाता है। जिनको हार्ड कॉपी जिन्होंने ऑप्ट किया था उनको हार्ड कॉपी मिलेगा। उस प्रोग्राम गाइड में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ना है, उसको समझना है। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप अपने टीचर को पूछेंगे, उनसे समझ में नहीं आया हमारा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर सर है या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सर है उनसे बात करनी है। उनके द्वारा भी अगर नहीं हो पाया, आप छोटा सा एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि सर मेरा ये समस्या है, मुझे रीजनल सेंटर में जाना है, आप मुझे प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर कोई भी स्टाम्प लगा कर हमारे पास भेज दीजिए। हमारे पास आएंगे तो आप आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको समस्या का समाधान करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर हमसे नहीं हुआ, देखा जाए हमारा जो जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो हम लोग उसको दिल्ली को फॉरवर्ड करेंगे, हमारे हेडक्वार्टर। कई स्टूडेंट क्या करते आते हैं, पूछते किससे? कई स्टडी सेंटर में मैंने पूछा, भाई आप कहाँ गए हुए थे? ना सर स्टडी सेंटर गए हुए थे। किससे बात किया? ना पता नहीं, एक आदमी था वहाँ पे मैंने बात किया। वो आदमी कौन है, क्या काम करते हैं? आप अगर कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से पूछेंगे तो उनसे बात पूछ रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी पर्सन से पूछ के जाएंगे वो बेचारा तो बोल नहीं पाएगा, समझ गए? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई सच में आए हैं या ऐसे ही हम लोगों ने बातें बनाया। कौन जाता है मौलाना आज़ाद कॉलेज वेलिंगटन में जाना है, धूप में उतरना है, चलो भाई यहीं से बना लेते हैं। सब में गया था और वहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं, जबकि उस डेट में आए नहीं। जैसे अभी सर बोल रहे थे ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। अगर आप मंडे को आएंगे तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, फिर जाके बोलेंगे सर मंडे को गया था कोई नहीं आया, कोई नहीं है वहाँ पे। तो ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे बोला गया 1 से लेकर के 5 PM, दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये स्टडी सेंटर खुला रहता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार एंड रविवार तो आप लोग यहाँ पे आना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्लास है, वाट एवर यू हैव, यू कैन क्लैरिफाई ओवर हियर। मिलना किसको? या तो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर या फिर कोऑर्डिनेटर सर। और जब भी आप आते हैं एक छोटा सा एप्लीकेशन लेके आते हैं या फिर पॉइंट नोट करके आते हैं कि सर मेरा ये एनरोलमेंट नंबर है, मेरा इस प्रोग्राम ये है, मुझे इस प्रोग्राम का ये समस्या हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे देखिए। आप बात में बाहर वाली बात करेंगे, वो भी आपको बाहर वाली बोल देंगे। वहाँ से चले जाएंगे, गेट के बाहर जाके फिर भूलेंगे क्या बोला था सर, फिर वापस आएंगे। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर, प्लीज़ ब्रिंग योर आइडेंटिटी कार्ड। बात करिए, एक कागज़ में समस्या लिख कर लाइए, बात करिए और जाइए। क्लियर? चौथा पॉइंट, पहले बोला था, क्या पॉइंट बोला था मैंने? कॉमन प्रोस्पेक्टस, आइडेंटिटी कार्ड एंड एडमिशन फॉर्म को फोल्डर में डालना। दूसरा, तीसरा था रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है, उसका भी प्रिंट लेकर के फोल्डर में डालेंगे। चौथा जब आएंगे आप, ये फिफ्थ है, चौथा जब आएंगे आप लिखित रूप से कुछ लिख करके आइए कागज में विद योर आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का एक प्रिंट ले लीजिए। कई बार यूजर ID पासवर्ड भूल जाते हैं, दोबारा प्रिंट नहीं ले सकते, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए और एक प्रिंट कॉपी जो है साथ में लेकर के आइए। मान लीजिए आप मोबाइल लेके गए, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, बैटरी चार्ज खत्म हो गया, क्या करेंगे आप? परेशान होंगे। तो इसलिए एक हार्ड कॉपी हमेशा लेकर के आइए। हो गया 4, 5, 6। ये जो प्रोग्राम गाइड के बारे में मैं बोल रहा था उसको पढ़िए, ठीक है। प्रोग्राम गाइड में सब कुछ लिखा हुआ है। और आपको मालूम है हमारा जो EAMU का सिस्टम है, ये अगर बैचलर डिग्री है तो बहुत सारे स्कूल का रिलेटेड है। जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस है ना, 21 स्कूल है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है। मान लीजिए आपने पापी लिया है, BAPI 3 या 2 लिया है एक कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, तो ये खाली स्कूल ऑफ सोशल साइंस का नहीं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का भी है। तो बहुत सारे स्कूल मिल के बैचलर डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग स्कूल का देखना पड़ता है। जब आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे, चलिए स्टडी मटेरियल के टाइम पे बोलूँगा, तो आपको क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, यू नीड टू हैव एन एक्सेस टू ऑल द स्टडी मटेरियल
ऑनलाइन, या फिर आपके पास जो है हार्ड कॉपी अगर हो तो अच्छा। अब बात आती है कि जब एडमिशन हो गया आपका, उसके बाद क्या होता है, क्लासेस होता है ना। हमारे अभी 11 प्रोग्राम है जिसमें क्लास होगा, खास करके ग्रेजुएशन में तो होगा ही होगा। BA-M प्रोग्राम में होगा, BSc-M, BCom M, ये तीनों प्रोग्राम में क्लास होगा, रेगुलर क्लास होगा। रेगुलर क्लास मतलब यहाँ पे बात आती है कितना रेगुलर क्लास ना, हमारे सारे प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 6 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट में 6 क्रेडिट है। तो जो पेपर में बोला था, कोर्स जो मैं बोला था, ईच कोर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, आप ये मार्क्स मान करके चलिए। कुछ में 50 मार्क्स होता है, कुछ में 100 मार्क्स होता है। इवन अगर 50 है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 100 में। तो 100 में से 70 मार्क्स जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जिसको हम टार्मेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं, 1 साल के बाद होगा आपका एग्जाम। अभी जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था, आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, ठीक है। और बाकी जो 30 मार्क्स है इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल मार्क्स कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या है, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन पेपर होगा। वो क्वेश्चन पेपर आपके जो सिलेबस है उसके ऊपर आधारित है। वो क्वेश्चन पेपर हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, अपलोड किया हुआ है, उसको डाउनलोड करना है। स्टडी मटेरियल आपके पास है। कितने लोगों को स्टडी मटेरियल मिल गया, ज़्यादातर मिल गया, ज़्यादातर नहीं मिला है। अच्छा, अभी शुरू हो चुका है। कुछ एक स्टडी मटेरियल डायरेक्ट आपके घर में जाएगा दिल्ली से, कुछ एक स्टडी मटेरियल हमारे पास आएगा, हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक कुछ एक स्टडी मटेरियल जो हम यहाँ से डायरेक्ट आपके घर में जाएगा। तो तीनों मीडियम से है। अगर आपको नहीं मिला है तो फॉर द टाइम बिंग टिल यू रिसीव योर स्टडी मटेरियल यू मे डाउनलोड इट फ्रॉम द इग्नू वेबसाइट, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे इग्नू वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला डिफरेंट स्कूल के हैं, कौन सा प्रोग्राम का कौन सा स्टडी मटेरियल कौन से स्कूल में है वो सारे दिया हुआ है, ठीक है। अब जब क्रेडिट है, क्रेडिट 30, ये जो है 30% मार्क, ये जो असाइनमेंट। तो आपने क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको वेबसाइट में अपलोडेड है। आंसर जो है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर है, बुक के अंदर है। बुक को हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं, स्टडी मटेरियल भी नहीं, उसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल। वाई सेल्फ क्यों है, क्योंकि खुद पढ़ना है। लर्निंग मटेरियल मतलब नॉट टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, खुद पढ़ना है। कैसे, और जब आप पढ़ेंगे तो आप, ये नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं है, हमारा स्टडी मटेरियल नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं है। आप में से कोई भी इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट किया है क्या, या एडमिशन पहले लिया है, स्टडी मटेरियल देखा है 2-4 लोग हैं। ये है इनबिल्ट टीचर। हमारे स्टडी मटेरियल को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनबिल्ट टीचर। इनबिल्ट टीचर मतलब क्या है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब आपको फील होगा एक टीचर हमें पढ़ा रहे, बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे क्लास में आते हैं टीचर क्या बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसी पैटर्न में। बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, आपको समझ में आ गया, वहाँ पे भी ऐसे ही चेक योर प्रोग्रेस, समझ में आ गया। फिर एंड में आपका इवैल्यूएशन होता है। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मुझे बताइए, ये क्वेश्चन पूछते हैं टीचर। आप यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में है। और फाइनली जो है आप लोगों का इवैल्यूएशन होता है, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, समरी होता है कि आज हमने ये पढ़ा है, समराइज किया जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम थिंग, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ टीचर इज नॉट देयर, बट यू विल फील दैट ए टीचर इज गाइडिंग यू, टीचिंग यू, इवैल्यूएटिंग यू एंड सजेस्टिंग यू। That is why it is called self-learning material. Without any assistance of any teacher, you can get information what you require. तो उसको पढ़ना है, और वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है असाइनमेंट का, उसको लिखना है। जब क्वेश्चन लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक साइज का पेज यूज करना। मान लीजिए 10 पेज है, डोंट वेस्ट योर पेज, बोथ साइड में लिख सकते हैं आप, प्रोवाइडेड एक साइड का पेज दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होता है ना। कई बार इतना पतला पेज होता है कि बैक साइड में क्या लिखा हुआ है वो दिखता है। ऐसे नहीं करना है। अगर इतना पतला पेज है तो आप वन साइडेड लिखिए।
प्रॉपरली स्टेपल करिए। और मैं एक उदाहरण देता हूँ क्यों स्टेपल करने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रॉपरली मैंने बोला, और उसके ऊपर सेलो टेप लगा दीजिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, नीट एंड क्लीन है, कंटेंट भी अच्छा लिखा है, और स्टेपल ऐसे कि पिन जो ऊपर आया दिख रहा है ना, टीचर पकड़ा पहले ही पिन जो उसके उंगली में चला गया, बोलेगा देख मार्क कितना देगा, समझ गए, मुझे और आगे की बोलने की जरूरत नहीं। इवन इफ यू हैव प्रेजेंटेड वेल, पहला इंप्रेशन खराब हो गया, है ना। तो मतलब ऐसे नहीं है कि सारे टीचर ऐसे करते हैं, ये आई एम सॉरी इफ आई प्रेजेंटेड इट इन ए डिफरेंट वे। कहने का मतलब है कि ऐसे ना हो कि हमारे वजह से किसी का नुकसान हो। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किसी को कष्ट मिले, हमारे वजह से किसी को कष्ट ना हो, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये बहुत बड़ा इशू है ये कि हम अगर स्टेपल प्रॉपरली नहीं किया। यहाँ पे मैं आया था, जमेल सर को विटनेस है, मैं गया था वहाँ पे देखा हुआ था एक असाइनमेंट दिया हुआ था, उसका लास्ट पेज जो है उल्टा हुआ है, देखा तो ऑलरेडी फट चुका है, एकदम बिल्कुल सुई की धागा की तरह जो लगा हुआ है ना, पतला सा लगा हुआ। फिर मैंने खुद ही उसको सेलो टेप लगा करके गया होता, मैं कहा इस बच्चे का मार्क कट जाएगा, क्योंकि इसका एक पेज लास्ट में नहीं, आगे लिखा है नहीं लिखा है क्या है मालूम नहीं, हाफ पेज लिखा था, बट ये एंड है या और भी है पता नहीं है। तो एनीवे, आप लोग ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, क्या करते हैं, यात्री अपना सामान खुद जिम्मेदार बोलते हैं ना। तो आप लोग भी अपना असाइनमेंट अच्छी तरह, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्पाइरल बाइंडिंग 25 रुपया खर्च करके करना, नो, वेरी सिंपल वे में अच्छे से स्टेपल करना, सेलो टेप लगा दीजिए, ताकि कॉपी की तरह, जैसे आपका हार्ड बाइंडेड कॉपी है, कॉपी की तरह जो है आप तो पलटा सकते हैं, और टीचर को ईजी हो देखने के लिए, है ना। पेज उल्टाता है, पेज फट जाता है, उल्टा हो जाता है, उड़ जाता है हवा में, तो थोड़ा सा अनईजी फील होता है। एनीवे, आप लोग जब टीचर बनेंगे आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये बात बोल रहा था। तो आप लोग लिख करके टाइमली जमा करेंगे, बट उससे पहले एक जरूरी काम है जो मैं क्लास के बारे में बोल रहा था ना, हमारा अभी 12 तरह प्रोग्राम है, जिसमें रेगुलर क्लासेस मतलब जो है, जो क्रेडिट वाइज, मान लीजिए 6 क्रेडिट की बात हम कर रहे थे, तो 6 क्रेडिट में मैक्सिमम 6 क्लासेस होगा, और 2 क्लासेस एडिशनल हो सकता है अगर स्टूडेंट चाहे तो। इन दैट केस स्टूडेंट को एक रिटन एप्लीकेशन देना है कि हम लोगों को और क्लास दीजिए, 10-12 लोग मिलकर के दे दिया, या 8 लोग मिलकर के दे दिया क्लास, ठीक है। तो 6 क्रेडिट के लिए 6 क्लास, 4 क्रेडिट के लिए 4 क्लास, MCA BCA को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम एक जैसे ही है, जितने क्रेडिट उतने क्लास मान के चलिए, 1 और 2 क्लासेस एडिशनल होगा अगर आप लिख के देंगे। 8 क्रेडिट की पेपर होता है, कोर्स होता है जिसमें 8 क्रेडिट होता है, 8 क्रेडिट होता है, उसमें 10 क्लासेस तो हम पढ़ा देते हैं, 10 क्लासेस थ्रू आउट ईयर, ईच क्लासेस ऑफ हैविंग 2 आवर ड्यूरेशन। तो 10 दूना कितना हुआ, 20 घंटे, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ लर्निंग। वेरी साइंटिफिक वे में हमारा क्रेडिट बनाया गया है, ऐसे नहीं है। 8 क्रेडिट अगर हो तो कितने घंटे का हुआ है, 30 × 8, 240 घंटे आपको पढ़ना है एक पेपर, तब जाकर के आपका पढ़ाई टाइम खत्म होगा। 240 घंटे मतलब क्या है, 240 दिन 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो। अब आप फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं, आप इग्नू फ्लेक्सिबल, आज नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, सो जाओ, कल सुबह उठ के पढ़ना है, बट पढ़ना है। कई खरगोश और कछुआ का कहानी सुने हैं, कई लोग अच्छी तरह पढ़ गए, आगे निकल जाते जल्दी, कई जो है धीरे धीरे टाइम भाई, कई बोलते आज नहीं जाना है, आज शादी में जाओ भाई, घूमने के लिए जाओ, आज मन नहीं कर, आज शरीर खराब है, एनीथिंग में हैपन। दैट इज वाई इग्नू इज फुल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, पेस ऑफ लर्निंग, पेस मतलब नॉट प्लेस, पेस PACE, स्पीड, प्लेस ऑफ लर्निंग। आप घर में बैठ सकते हैं, ऑफिस में पढ़ सकते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, यूट्यूब या फिर आपका इग्नू का भी 15 मिनट का कोर्स वीडियो है, आपने ब्लूटूथ लगाया या हेडफोन लगाया, ऑन करके पढ़ते चले गए,
कुछ नहीं होगा तो स्टडी मटेरियल आपने खोला, मान लीजिए ट्रेन में डिस्टर्ब है, बस में डिस्टर्ब है, चलो स्टडी मटेरियल खोला, उसको मेन हेडलाइंस जो है या हेडिंग जो है आपने पढ़ लिया, आपका एक पेपर कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट 10% तो आपने देख लिया, हाँ भाई ये सिलेबस है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए, पढ़िए, एक बार तो पढ़िए, रीडिंग मत। हमारे बहुत सारे लर्नर है ग्रेजुएशन ईग्नू से पास करके IAS UPSC कंप्लीट करके IAS बने, कलेक्टर बने। अभी हमारे पास ऑन रोल कमांडेंट BSF, CRPF, आर्मी का कमांडेंट लेवल का, मेजर, कर्नल तो बहुत सारे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बहुत है। वो लोग इतना हार्ड एरिया में रह के भी पढ़ाई करते हैं। जेल इनमेट हमारे जो सेंट्रल करेक्शनल होम मिदनापुर है, दमदम है, अलीपुर में है, प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम है, फ्री एजुकेशन हम देते हैं। आई है पर्सनली विजिटेड सेवरल जेल, मैंने कैदियों से मिला, बात किया, पढ़ाई कैसे करें उनके बारे में पूछा, एग्जाम कंडक्ट करवाया, वहाँ पे खुद जाते हैं। सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, आप लोग उसको पढ़िए, देखिए। तो ये जो 6 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, इसको आप लोग मान करके चलिए। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्रेडिट। एक क्रेडिट 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ लर्निंग। जितना क्रेडिट है मल्टीप्लाई 30 कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए ये जो क्लास होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द आवर जो है आपको घर में पढ़ना है। समझ में आ गया? मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं, मतलब ये है कि अपना स्पीड में आप लोग अपने समय निकाल करके उसको पढ़िए, कंप्लीट करिए, असाइनमेंट लिखिए, जमा करिए, उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। वो जो इवैल्यूएशन होने के बाद मार्क हमारे पास आएगा, हम लोग उसको आपके एनरोलमेंट के पोर्टल में अपलोड कर देंगे। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे ग्रेड कार्ड में, ये मार्क्स सारे ग्रेड कार्ड में आ जाएगा। फिर आप जब एनरोलमेंट नंबर डालेंगे ग्रेड कार्ड में, ये पेपर का इतने मार्क, ये पेपर का इतने मार्क, इस तरह के रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसका भी मार्क यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, ये पेपर चला गया, मतलब आंसर स्क्रिप्ट चला गया इवैल्यूएशन के लिए। दूसरे रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर का जिम्मेवारी होगी, वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे। फिर आप लोगों को मार्क्स जो है दिल्ली को भेजेंगे, दिल्ली STD स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न। आपका 2 ऑफिस से आपका ज़्यादातर ताल्लुक है, बल्कि 3, एक है स्टडी सेंटर, एक है रीजनल सेंटर और एक हेडक्वार्टर में आपका 2 जगह में आपको मेनली काम होता है। एक है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, जहाँ पे आपका एडमिशन है, आपका एडमिशन रिलेटेड इशू लाइक फ़ी, लाइक एडमिशन का नेम करेक्शन, सब्जेक्ट करेक्शन, कोर्स कोड करेक्शन, एड्रेस करेक्शन, फ़ोन नंबर करेक्शन, सब फ्री में। सिर्फ चेंज ऑफ कोर्स का पैसा लगता है। ईमेल ID करेक्शन इफ एनी, यहाँ से आपका फादर का, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से लेकर के दूसरी जगह भी चले जाएंगे, वो भी फ्री ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। भारत की किसी भी कोने में आपका एडमिशन ट्रांसफ़र हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एप्लीकेशन देंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड साथ में लगाएंगे। अगर आप मेल करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मेल में आइडेंटिटी कार्ड को अटैच करके भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मुझे इस रीजनल सेंटर से, कोलकाता से दूसरे रीजनल सेंटर में जाना है। और अगर ये प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे MAPC हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, मास्टर ऑफ साइंस हो गया, साइंस रिलेटेड प्रोग्राम, या जिसमें प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल से जो प्रोग्राम है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ से NOC लेना पड़ता है। पहले आप वहाँ पे भेजेंगे NOC, फुल लीजिए सारे बात ध्यान से। वहाँ पे NOC लिखना पहले कि सर और मैडम रीजनल डायरेक्टर को एड्रेस करेंगे, मुझे कलकत्ता से यहाँ पे आना है, काइंडली मुझे NOC इशू करिए। वो लोग क्या करेंगे, आपको NOC देंगे, मुझे कॉपी टू आस, मतलब RC कोलकाता का। हम लोग क्या करेंगे, आपका एडमिशन पूरा डाटाबेस उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप यहाँ से लेकर के आप तमिलनाडु जाइए, मुंबई जाइए, केरला जाइए, श्रीनगर जाइए, शिमला जाइए, दिल्ली जाइए, मध्य प्रदेश, जहाँ हॉट है, नॉर्थ ईस्ट जाइए, जहाँ जाना है। टोटल 57 रीजनल सेंटर है, टोटल 54 रीजनल सेंटर है। आर्मी को मिला करके 67 रीजनल सेंटर है, जहाँ मर्जी जाना चाहे आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से फॉरेन भी जाना चाहेंगे, वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारे 42 कंट्रीज में हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एग्जाम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आप दे सकते हैं। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में देना है, आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रूट करना है कहाँ पे, थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न, उसके थ्रू से रूट करना है। ठीक है, तो
आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म जो है टाइमली सबमिट करना पड़ेगा। पहले आपको क्या बोला मैंने, एडमिशन का, उसके बाद काउंसलिंग का बोला। काउंसलिंग का क्लास जो है यहाँ पे होगा, जो क्लास यहाँ पे नहीं होगा उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। तो एडमिशन काउंसलिंग के बाद आप लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट लिखेंगे। असाइनमेंट लिखने के बाद यहाँ पे जमा करेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे ना। कब करेंगे, सितंबर में। सितंबर और अक्टूबर में हमारा पोर्टल खुलेगा। आपका एग्जाम होगा दिसंबर में। तो माइक थोड़ा साउंड कम करो, हल्का सा साउंड करो। लास्ट पेज तक मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जितने लोगों को पीछे नहीं आवाज़, अगर पीछे आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लोग सामने आ जाइए। एक्चुअली बिग हॉल है ना, इनको थोड़ा सा हो रहा है, तो आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्जामिनेशन का, एग्ज़ाम का। अब जा रहे, आवाज़ आ रही है? अभी भी नहीं, इतना मुश्किल है। अच्छा, अभी हमारा जो एग्ज़ाम है, अब ठीक है, थोड़ा स्लो बोलूँ। इको अच्छे की है ना, इको तो एक साउंड कम करूँ ना, एक तो साउंड कम करूँ, हेलो हेलो, और कम करूँ, और एक तो कम, हेलो हेलो। अब आ रही है हल्का? अच्छा এখন ठीक है देखो हैं। तो एनीवे हाँ, थोड़ा सा इतना ही कम करिए। हाँ, बॉक्स एक टू साइड, बॉक्स हाँ नहीं ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब ठीक है थोड़ा, अच्छा साउंड थोड़ा सा अब ठीक है। हाँ ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा मैं लाउड बोलूँ और माइक थोड़ा सा कम वॉल्यूम दे, ताकि इको ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम का दो पार्ट है, एक मैंने इंटरनल असेसमेंट जिसको असाइनमेंट बोला वो हो गया, दूसरा जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। 2 बार होता है हमारा, एक अभी जून में होगा, परसों से स्टार्ट है, आपके लिए नहीं है। दूसरा होगा दिसंबर में, दिसंबर में आप लोग एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो होता है सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर एंड अक्टूबर महीना जो है इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म। एवरी पेपर, ईच पेपर, थियोरी पेपर 200 रुपीज़ लगता है और प्रैक्टिकल जो है 500 रुपीज़ लगता है। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप है ना, जिसमें है या सेमिनार या ECP, ये सारे प्रोग्राम के लिए 500 रुपीज़ लगता है। तो एक या 2 पेपर होता है मैक्सिमम, और जिन प्रोग्राम में थियोरी पेपर ओनली है उसमें ओनली 200 रुपीज़ लगेगा पर पेपर। तो मान लीजिए 5 पेपर है तो 1000 रुपया लगेगा। जितने बार आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है, एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, दिसंबर में आप एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में फॉर्म फिलअप करेंगे। क्लियर? सितंबर अक्टूबर में आपको 3 काम है। नंबर 1 लिखना है तो लिख लीजिए, एक है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, दूसरा है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, एक काम है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, दूसरा है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल इफ़ एनी, अगर आपका है तो, तीसरा है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट हो गया, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल हुआ, नेक्स्ट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, और चौथा काम है सबमिशन ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उस टाइम को री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उसी महीने में होता है, सितंबर अक्टूबर में ही होता है।
कई बार जो है थोड़ा डिले होता है, लेट होता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे चलता रहेगा। आप लोग देखिए, बट पहले स्टार्ट होता था इसी टाइम को, अब थोड़ा सा 1 महीना डिले होता है, टाइमिंग वही है। तो 4 काम है, क्या क्या काम है? असाइनमेंट सबमिशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन और सबमिशन ऑफ री रजिस्ट्रेशन, मतलब सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए जब फॉर्म फिलअप होता है उसका परमिशन का सबमिशन होता है। क्लियर? एग्जामिनेशन फॉर्म, एक मिनट मुझे, लेट मी फिनिश। एग्जामिनेशन फॉर्म एंड री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए ये ऑनलाइन होता है। अगर आप ऑनलाइन का एग्जामिनेशन फॉर्म मिस कर गए, फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो फिर लेट एडमिशन के लिए एक प्रोविज़न है, बट काफ़ी कॉस्टली है, 1100 रुपया खाली लेट फीस है। तो ये 1100 रुपया आप ना दें, इसलिए आप लोग टाइमली एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। याद रह गया? मेनली 3 काम है, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर? एनीवे, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम का 10 दिन पहले आपको हॉल टिकट, जिसको आप एडमिट कार्ड बोलते हैं, अब हॉल टिकट बोलना है, हॉल टिकट आपका जनरेट होगा वही ऑनलाइन। आपको पहले बोला था आइडेंटिटी कार्ड को संभाल के रखना, तो आइडेंटिटी कार्ड एंड एडमिट कार्ड या हॉल टिकट दोनों को लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे। जिनको आइडेंटिटी कार्ड, इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो फिर उनको थोड़ा सी परेशानी होगी। लास्ट मोमेंट में हम लोग कई बार अलाउ कर देते हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में, बट यू मस्ट हैव योर ओन इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। क्लियर? तो एग्जाम देने के बाद, अभी मैं बात कर रहा था एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन किसी दूसरे सेंटर में अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जैसे आपका एडमिशन यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर है, किसी स्टडी सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपका अपना घर के आसपास या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर का जो भी है वो ले सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा एक ब्लू, इसमें लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ का लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर दूसरे रीजनल सेंटर में, मान लीजिए आप बिहार में कहीं देंगे या यूपी में देंगे या नॉर्थ ईस्ट में देंगे या बॉम्बे में देंगे, तो आप रीजनल सेंटर बॉम्बे ऑप्ट करेंगे, फिर उसके अंदर जो भी स्टडी सेंटर होगा उसको ऑप्ट करेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह के आप लोगों को करना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जनरेट अगर नहीं होता है तो आप रीजनल सेंटर आकर के मिलेंगे। 2-3 दिन पहले एग्जाम, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से देख सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन जो टाइम टेबल या रूटीन डेट शीट जो है, डेट शीट शेड्यूल जो है वो पहले हो जाता है, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हो जाता है। ठीक है? अब एग्जाम रिलेटेड 2-3 और बातें मैं बोलूँगा। एक है, मान लीजिए आप एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है और इस बार नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर का बीच में, मिड सेकेंड ईयर में, मतलब दिसंबर में, सॉरी जून में, अभी हो रहा है ना, नेक्स्ट जून में होगा, बट आप लोग तो दिसंबर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे ना, दिसंबर एग्जाम देंगे, तो दिसंबर में मान लीजिए एक पेपर दे पाए, कोई भी कारण से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, छूट गया आपका, तो नेक्स्ट जून में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगेन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिलअप में आप पैसा दे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है सेकेंड ईयर में देंगे, मतलब दिसंबर 26 में देंगे। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर भी नहीं हो गया, छूट गया, सेकेंड ईयर भी छूट गया, तो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का जो मिड में है उसमें एग्ज़ाम होगा अगेन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप दोनों दे सकते हो वहाँ पे। सेकेंड ईयर के एंड में अगर फर्स्ट ईयर का छूट गया तो फर्स्ट ईयर भी देंगे, तो फर्स्ट ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर देंगे, सेकेंड ईयर के मिड में फर्स्ट ईयर का अगर छूट जाता है तो देंगे, या पूरा अगर रह जाता है तो भी देंगे। सेकेंड ईयर का एंड में सेकेंड ईयर का देंगे, और फर्स्ट ईयर का अगर कोई रह जाता है तो उसको देंगे। थर्ड ईयर का मिड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों अगर छूट गया तो भी देंगे, और थर्ड ईयर का एंड में थर्ड ईयर देंगे। और थर्ड ईयर का एंड में अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों छूट गया तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों एक साथ दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है,
कई पेपर जो है एक दिन, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, एक दिन सेम डे सेम सेशन में होता है, तो आपका छूट जाएगा कुछ एक पेपर। तो आप थर्ड ईयर के बाद जब आएगा मिड में, फोर्थ ईयर का मिड में, तो आप फोर्थ ईयर के मिड में फर्स्ट ईयर का भी दे सकते हैं, थर्ड ईयर का भी दे सकते हैं। मैंने एक वर्ड बोला था फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज हाउ इग्नू इज मेंटेनिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कोई पाबंदी नहीं है, जब आप एग्जाम देंगे उस दिन आप प्रिपेयर हुई एग्जाम दे दीजिए, जिस सेशन के लिए। मतलब हमारा ऑन डिमांड एग्जाम नहीं है। ऑन डिमांड मतलब 2 दिन के बाद में एग्जाम दूंगा, आज रजिस्ट्रेशन कर लिया, कभी भी। वो NIOS में होता है, हमारा नहीं, पहले था, बंद कर दिया गया। एनीवे, बट इंटरनेट पे है बोल के आप लोग पहले आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया। तो आप जब भी एग्जाम देंगे, इसी तरह की आपका वैलिडिटी ग्रेजुएशन का 6 ईयर, मास्टर डिग्री का 4 ईयर। तो यू आर गेटिंग 6 साल में कितने बार एग्जाम मिला आपको टाइम? कितने बार देंगे आप एग्जाम? 6 दूने 12 - 1 11 टाइम। अभी नहीं दे पा रहे हैं ना, तो 11 बार आपको चांस मिलेगा एग्जाम देने के लिए। हो जाएगा ना ग्रेजुएशन इजीली। चाहे जॉब में कितना भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, कितना बिजी हो, तो भी 11 बार जो है बहुत होता है एग्जाम दे के पास हो जाएंगे। अरे मैं भी जब मास्टर डिग्री किया, 9 पेपर में मुझे फेल कर दिया। क्या करें, फेल हो गया, फिर टीचर को थोड़ी ना बोला मुझे क्यों फेल किया, चलो भाई दोबारा दो एग्जाम। तो किसी तरह की मैंने 36 28 प्लस 9 सौ कितना है 36 ना, 35 पेपर मैंने ये करके एक प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया। बड़ा मुश्किल होता है इग्नू में, मुझे भी फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कोई भी फेल हो सकता है, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसे नहीं है। मतलब नहीं लिखेंगे तो फेल होगा, क्या करें, है ना। इनमें जो भी है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। आपके हाथ में असाइनमेंट है, बहुत अच्छा लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क, अगर इसको ऐसे ही लाइटली लेंगे तो मार्क अच्छा नहीं आएगा। बहुत अच्छा मार्क तब मिलेगा जब आप अच्छा लिखेंगे। ये उम्मीद नहीं करना हमारा टीचर कुछ नहीं देखते, ऐसे ऐसे टिक मार्क कर दिया और मार्क दे दिया, ऐसे नहीं है। बहुत स्टूडेंट इग्नू में फेल भी होते हैं, आपको डरा नहीं रहा हूँ। कहीं पे भी आप ग्रेजुएशन में भी, 10th में भी, +2 में भी, हायर सेकेंडरी में अगर नहीं लिखा है तो पास हुआ है क्या? आपने लिखा है तभी पास किया ना। कोई यहाँ पे बोलिए तो मैंने नहीं लिखा था सर मैं पास हो जाएगा, एक हाथ उठा। मैंने नहीं लिखा था, टीचर ने खाता नहीं देखा, मेरे को पास कर दिया, बोलो एक बंदा नहीं है ना ऐसे। तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। हम गए थे कहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में, एक बच्चा जो है स्टडी मटेरियल बुक को ले आया, खोला, बोल के लिख रहा। मैं कहा क्या करो ना सर, ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इसलिए खोल के लिखना पड़ता है। बड़ा महा मुश्किल है ना। कैसे समझाए कि भाई ये ओपन यूनिवर्सिटी मतलब किताब खोल के नहीं लिखना होता है। यहाँ पे आता है एक वर्ड टर्मिनोलॉजी ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एजुकेशन इज ए फिलोसफी, डिस्टेंस लर्निंग इज प्रैक्टिस। दोनों को मिला करके ODL बना है। फिलोसफी ये है कि ओपन मतलब फ्री है ना, फ्री हैंड दिया गया। आपका टाइम कभी भी चाहे आप पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। हमारे पास 18 साल से लेकर के 86 ईयर्स ओल्ड एज, एक नहीं 7-8 लोग हैं। एक दिन तो आके मुझे डांट के चले गए, मेरा मार्क अपलोड नहीं हुआ सर, आप कुछ नहीं किया। महा मुश्किल, मार्क करेगा हेडक्वार्टर। चलिए ठीक है, फिर उनके वजह से बात करनी पड़ी दिल्ली में, फिर वो काम हो गया और बहुत खुश हो के गए, सर आपने मेरा काम कर दिया। तो कितना बोला 86, MA इन इकोनॉमिक्स। उनके ज़माने वो MSc फिजिक्स पढ़े थे, साइंटिस्ट रिटायर्ड हुए, बाद में बोला कि बैठे बैठे क्या करूँ, बीबी रहे नहीं, चलो भाई कुछ पढ़ लेते। हाउस वाइफ हमारे बहुत सारे हैं, फिजिकली चैलेंज बहुत सारे हैं, ऑन जॉब 80% है, काम भी करते हैं पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे 4 पेपर देते 11 चांस में सारे पेपर कंप्लीट करके चले जाते हैं। बट लास्ट चांस को हमेशा छोड़ना है। 11 चांस बोला मैंने, 10 चांस में कंप्लीट करना है। मैं चाहूँगा कि आपका 5 चांस में ही खत्म हो जाए। 3 दूने 6, 5 चांस आपको मिलता है। 3 साल में कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करिए, 2 साल में कंप्लीट होने के बाद मास्टर डिग्री करके टाइमली डिग्री लेकर के जाइए। 3 साल का
वर्स्ट केस में कोई भी बीमार रहता है या कोई और परेशानी है, हाउस वाइफ है, बच्चों को संभालना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है करके उनको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। बट जिनके पास कोई काम नहीं है, पेरेंट्स ही खाना खिला देते हैं स्कूल में, स्पून फीडिंग, है ना। अभी बहुत सारे लड़के बैठे हैं, लड़कियाँ बैठे हैं, माँ बाप पूछते हैं मुझे, खा ले बेटा खा ले, क्या यार बच्चे बड़े हो गए, है ना। तो खुद पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या होता है, आप लोग टाइमली डिग्री लेके जाएंगे। एक इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ, अभी आपका 6 महीना ख़त्म हो गया है जून में, जुलाई सेशन में हमारा एडमिशन होगा। हाँ, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ पहले। तो आपका एग्ज़ाम हो गया, मार्क्स खाता इवैल्यूएशन के बाद आपके ग्रेड कार्ड में अपलोड हो जाएगा। जो पेपर पास हो गया, ठीक है, कौन सा पेपर में कितने मार्क्स रहा, कौन सा डेट में रिजल्ट पब्लिश हुआ, सारे लिखा जाता है हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट में, और वही रिजल्ट जो है बाद में ग्रेड कार्ड में अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, आपका असाइनमेंट मार्क एंड थ्योरी मार्क, जो आपने टारगेट एग्जाम बोला था मैंने, 2 मार्क मिला करके 40% अगर आप रखते हैं तो आप पास मार्क हो जाता है। फिर वो पेपर कंप्लीट होता है, लिखा जाता है राइट साइड में कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब वो पेपर कंप्लीट हो गया। ये जो असाइनमेंट मार्क्स, मान लीजिए असाइनमेंट आपने जमा किया है और थ्योरी पेपर में आप एक बार फेल हो गए या पेपर नहीं दे पाए किसी भी कारण से, तो दोबारा आपको असाइनमेंट लिखना नहीं है। एक बार आपने असाइनमेंट लिख दिया तो ये वन टाइम है, आपको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है। समझ में आ गया। एक बार आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया, अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, तब जा कर के आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्लियर। असाइनमेंट एक बार लिखना है, एग्ज़ाम फॉर्म जितने बार एग्ज़ाम देंगे उतने बार एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपका मान लीजिए मार्क्स कम आया, आपने बहुत अच्छा लिखा था, मार्क नहीं आया, एक रीवैल्यूएशन का भी प्रोविजन है। रीवैल्यूएशन मतलब रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर, यहाँ पे नहीं, वो भुवनेश्वर में है, वहाँ पे एक अलग ऑफिस है। आपका एग्जामिनेशन तक रीजनल सेंटर कोलकाता देखता है, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है, वो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर का काम शुरू हो जाता है, वो लोग देखते हैं। आपका खाता चेक करवाना है, रीवैल्यूएशन करवाना है, मार्क को दिल्ली भेजना है, अपलोड करवाना है, उनका काम है। समझ गए। तो रीवैल्यूएशन का काम जो है रीजनल सेंटर, रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर भुवनेश्वर से होता है। कई खाता जो है दिल्ली को भी जाता है डायरेक्ट, वहाँ से इवैल्यूएशन होते हैं दिल्ली 3 में, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, तो आप लोग रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। आंसर स्क्रिप्ट जो आपने लिखा है उसका जेरॉक्स कॉपी भी मंगवा सकते हैं, 100 रुपया लगता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है मुझे मार्क कम मिला है, रियली कम मार्क मिला है, तो आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। बट रीवैल्यूएशन का पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए 750-800 रुपया लगता है, आप लोग देखते हैं। एनीवे, तो जब आपका कंप्लीट हो गया फिर मार्कशीट मिल जाएगी आपको। आपका जो एड्रेस है, जिस एड्रेस में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एडमिशन लिया था, उसी एड्रेस में स्पीड पोस्ट होकर आपका मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगी, और 1 साल के बाद आपको फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन में मिलेगी। क्लियर हो गया। अभी जब मैं बात करना चाहूँगा कि अभी आपने एक जनवरी सेशन में एडमिशन लिया, अभी 6 महीने पूरा हो गया जून में, जुलाई सेशन का एडमिशन अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, 2-4 दिन में ही हो जाएगा। तो जुलाई सेशन का एडमिशन लगभग चलेगा अगस्त एंड तक, या 15 अगस्त तक मान करके चलिए, जुलाई तक तो चलेगा ही चलेगा, जुलाई 31 तक, ठीक है। डेट एक्सटेंड होता तो अलग बात है, तो जुलाई तक चलेगा। तो आप लोग साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि 2 प्रोग्राम आप कर सकते हैं। यूजीसी का नॉर्म्स है कि अगर आप चाहें तो 2 डिग्री कर सकते हैं। एक ग्रेजुएशन अभी एडमिशन लिया था जनवरी में, दूसरा ग्रेजुएशन कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट लेकर के। नहीं तो एक डिग्री के साथ साथ आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, एक डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चॉइस इज योर। तो इसको बोलते हैं आपका ग्रेजुएशन खत्म होते होते आपके पास एक और डिग्री भी मिल जाएगी। तो आपने 2 मतलब ग्रेजुएशन खत्म होते होते 2 डिग्री आपको मिलेगी। तो आप मान लीजिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या है, नॉलेज के साथ साथ और क्या चाहिए, अर्निंग भी चाहिए ना, पैसा कमाना भी चाहिए ना। ऐसे ही ज्ञान के लिए पढ़ाई करेंगे, कितने साल पढ़ाई करेंगे ज्ञान के लिए, कुछ पैसा भी तो कमाना है। तो 2 डिग्री अगर होगी तो आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। समझ गए मेरी बात।
और अगर मान लीजिए एनजीओ मैनेजमेंट एक हमारा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का प्रोग्राम है, तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है सोशल साइंस में जाने का, सोशियोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी लिया है या बीए सोशल वर्क लिया है ना, तो आप एनजीओ मैनेजमेंट करेंगे तो एनजीओ में जा कर के किस तरह की चलता है वो देख सकते हैं, समझ में। इसी तरह की सर्टिफिकेट इन योगा, तो कोई योगा में मान लीजिए आपका यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोच में भी एक योगा टीचर होते हैं, उनका एक्सरसाइज सिखाना है, उनको योगा सिखाना है ताकि फिजिकली फिटनेस रहे तो आगे स्पोर्ट्स करेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे पास है, तो आप लोग एडमिशन उसमें ले सकते हैं, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज एड ऑन प्रोग्राम। तो एड ऑन प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, समझ गए। ये आपके चॉइस है, ये एडवांटेज है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको फाइनल डिग्री मिलेगी, जिसके लिए आए थे आप 2 साल या मास्टर डिग्री में 2 साल, ग्रेजुएशन में 3 साल के बाद कंप्लीट करके आप अपना जो है वैल्यूएबल डिग्री उसको लेकर के जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप बोलेंगे मैं आपको, हाँ अभी जो है जो एडमिशन का जो पहले क्या होता था, इसी जुलाई सेशन से ये लागू हुआ है, हमारे एक प्रोविजन है स्कॉलरशिप। जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको पहले फ्री होता था एजुकेशन, मतलब एडमिशन फ्री होता था, खास करके BSc BCom एंड BA प्रोग्राम, BSc M BCom M एंड BA M प्रोग्राम में। तो वो स्कॉलरशिप जो है अभी 50% चार्जेबल हुआ है, मतलब 50% फ्री एंड 50% चार्ज लगेगा, एडमिशन फी लगेगा। कोई अगर SC ST कैंडिडेट है वो आप बोल सकते हैं। ये इंडक्शन इतने सारे बातें बताने का कारण ये है कि आप लोग सुने, आप जाकर के अपने घर में शेयर करेंगे ये बातें, आपके फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, आपके नेबर को शेयर करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग एक लर्नर सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसे समाज हो जहाँ पे सारे अवेयरनेस हो, शिक्षा हो, है ना। तो इग्नू इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ऐसे नहीं है। प्रॉफिट के लिए तो ऑब्वियसली है, बट ज़्यादातर हमारा जो प्रोग्राम आप लोग देखा होगा 5-5 हज़ार 3 साल में 15,000 रुपया खर्चा होगा, ग्रेजुएशन डिग्री करके जाएंगे। कहीं पे है ऐसे इतना कम में? मेरे ख्याल से तो नहीं है ना। तो इसी तरह की ध्यान रखिए आप लोग। स्कॉलरशिप के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई SC कैंडिडेट है या ST कैंडिडेट है, आप बोल सकते हैं अरे भाई 50% के साथ पढ़ाई कर लो, 5,000 के स्कॉलरशिप में 2,500 रुपये लगे पढ़ लो, 3 साल में 7,500 रुपया दे करके आप पढ़ सकते हैं। इतना कम पैसे में तो कहीं पे भी ग्रेजुएशन आज के डेट में नहीं होता है ना। तो ये आप यू में एनकरेज, और ख़ास करके आप उतना पैसा कमा भी सकते हैं। हमारे पास एक, आप बिलीव करेंगे, एक जूस दुकान में काम करते हैं, वो आए एक दिन पढ़ने के लिए, बोला सर थोड़ा सा पढ़ना है। क्या काम करते हैं आप? ना सर टाइम भी नहीं मिलता है, जूस दुकान में हम जूस, जो मौसम्बी का जूस है उसको छीलते हैं। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ पे एक चप्पल पहने हुए, एक छोटा सा T-शर्ट वो भी फटे हुए, बैग लेकर के आए हैं सर पढ़ना है। तो ऐसे भी आप लोग तो कुछ भी नहीं करते, ना घर में खाना बनाते हैं, ना कपड़े धोते हैं, ना बर्तन साफ करते हैं, ना पोछा झाड़ू लगाते, कोई करता है? कोई नहीं करता। सिर्फ पढ़ना है, एक ही काम है, पढ़ना है। फिर भी आप लोग कतराते हैं पढ़ना। और वर्ल्ड में अगर कोई ईजीएस्ट काम है वो है पढ़ना, पढ़ाई। बाकी सारे काम देख लो, बाजार में दुकान में कमाई जो होती है ना, बहुत मेहनत लगता है, पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोग तो पेरेंट्स के पैसा लेते हैं और पढ़ना भी नहीं होता है। पढ़ो, आप लोगों के रिपोर्ट मैंने एक एक करके लेना है अगले साल जब आऊँगा नेक्स्ट ईयर में। जब आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे मैडम विद, यहाँ पे हमारे अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुजाता दत्त हजारिका मैडम है। तो अभी लास्ट में जो आए हैं तो वो आए हैं, तो मैडम को मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ बोले। उसके बाद हमारे 2 कोऑर्डिनेटर 2 स्टडी सेंटर में है, तो आएंगे वो बोलेंगे। Very exhaustive information during this induction. So yes, all the learners of IGNOU,
on behalf of Indira Gandhi National Open University, the People's University, and on behalf of Kolkata Regional Center, I would like to heartily welcome you all for joining this huge and great university. I'm here because usually I'm not there most of the time for the induction, and Dr. Behra has already told you everything possible to be known for your journey with IGNOU. But I thought I'll come and acquaint you with your position and the context of your existence as learners in today's society. How many of you consider yourself as learners or students? And why do you think we call all of you learners and we don't call you students? Is there anyone who can tell me that? Why does IGNOU, yes? I personally believe that learning is not a linear process. We start learning anyone and everyone is learning from the senses. And when we are going to schools or institutions or organizations or premises, we are getting textual learning. So we are learning in the form of textual format, verbal format, in the way we can do conversation, and if we go into more advanced formats, in the way of researches or giving money programs or into building technology. So it is already embedded in our genetics. The data is inside our genes as learners. But seldom we understand that everyone in bed is learning something or another. So that's what I personally feel as a student or as a learner. Thank you so much, firstly. Thank you for standing up and taking this initiative. Yes. What is your program? What are you doing with that? Masters of History? Yes. Thank you so much. And what is your name? You should also, introduce yourself. Yeah, my name is Yash Shah and I have pursued Bachelor's in History from Presidency University. Also, I was pursuing the Masters from Presidency University, but I had to drop out because of my mother's illness. She is ill, so I have to carry out the lecture because of similar operations and stuff like that. So that's why I had to drop because of the attendance issue. And I dropped this in 2017, and again in 2025 I decided to finish my master's. So I did not. Thank you so much. And we're so sorry to hear about your mother. And yes, very well spoken. You have already replied or already helped me in what I was wanting to speak to you about IGNOU. IGNOU is an university which believes in addressing all concerns related to the learner. It is a learner-centric university. Most of the universities that you know in conventional mode, all the colleges that we go to, all the universities that you go, most of their education is imparted according to a certain inflexible mode of education. IGNOU is one platform where education transcends beyond every border of time. See, Yash, that's what your name is? Yash just said that he could come into this university, he thought of coming into this university because of the problem that he faced with his mother, because conventional education is extremely inflexible. And in today's society, in the era that you live in, we cannot afford any kind of inflexibility. We need to be in an education system which is flexible, which transcends beyond border of space and time. Where you are located does not matter. A Fauji located in Kashmir, an handicapped person who cannot leave their home, woman who is at home and who is the homemaker, a professional IS or a bureaucrat who sits in his office and who has to devote all his time to devise his administrative power, but he does not have time to learn because he has to be present there. All these categories to have been brought together under one roof was almost an impossible proposition when India achieved freedom.
When we achieved our freedom, the kind of conventional education system, the number of colleges, the number of women who are in the educational scenario, the number of people, the number of degree colleges, number of universities, number of technical institutions were very, very few. And the kind of population that India had, it was impossible to accommodate it all within that scenario. How many of you feel that it would have been possible to reach the literacy rate that we have reached today, 77.5, if not more? I'm sorry about the data, maybe a little here and there, but today we have a literacy rate which is above 75%. Do you think conventional education with the colleges that we had could address this kind of a population? Do you think? How many of you feel it would have been okay? How many teachers were there at that time? It would have been impossible. And therein, as already Dr. Behra has already given you the vision of how IGNOU was started, by a parliamentary committee, IGNOU was set up for open and distance learning because it was felt that conventional education had to be complemented with open and distance learning. If we had to address this mammoth, population, and we had to educate them. So hence this took place. Again, when pandemic happened, once again we understood that education could not be made inflexible. We had to have an education scenario. When pandemic took place and COVID-19 happened, once again we realized that we needed to make an education which was very relevant, which was flexible, where the education would come to your own doorstep. You didn't have to reach out to that education sector. They would come, the university would come to your doorstep, and therein stood IGNOU. When all the colleges, and this does not mean to belittle or devalue the contribution of all the college and institutions. But this is only to tell you, or only to outreach the kind of contribution that IGNOU has made throughout. And I still find that there is a lot of gap in the understanding, and people still ask, is IGNOU recognized? Can I do my program from IGNOU and still do something work? There is still a gross unawareness about the institution and the university that IGNOU is, open and distance learning. And so during COVID-19, when everyone was struggling to make this educational framework, how can education be brought to the doorstep of people who were not allowed to walk out? There was IGNOU once again. We already had our set portals of online education. We already had online admission, and as you have been very, very accurately informed right now, our entire process is online right now. And it was happening for a long time. And not just this, the only place that IGNOU goes into a physical mode is for the examination, because we realize that examination has to be, we are still not into that mode of technology, not into that mode of simulation where examination can be simulated. So all our examinations are physically conducted. So I want you to all come here when you entered IGNOU. Please redirect or reinvent your mind frame that you are moving. If you are not experienced into the open and distance module, please understand that there are certain very, very special traits of open and distance education. And if you're coming from a conventional, regular mode of education, you may take some time to understand this little elevated or little upgraded form of education, where flexibility is maintained at all costs. So don't come and
feel totally disheartened. My teacher is not, I'm not there, I'm not able to come and show my book to my teacher, and he's not reading each and every SLM for me. This is an university which believes that education should be put into hands of a learner who is independent, who is autonomous, who has responsibility of knowing his own program. Don't miss out re-registration only because you are not aware of what is happening, and then you come, you lose out you fall out of the system and you come to change your thing. Because most of the learners who come to IGNOU as an autonomous, independent, responsible learner, matured learner, even if you are coming here at the age of 18, please come here as a display of your maturity, that you have taken your destiny in your own hand. You are going to be a learner, you are going to be educated, and nobody is going to drive you or push you for that. It's not like somebody is going to, the advantages that we give today in terms of our coordinators, our esteemed coordinators are out here. They are supposed to be your mentors. The counselors are also supposed to be your mentors. They take you ahead, make you understand what is already in the websites. But they are not supposed to sit with you and make you read each and every line of explain each and every line of your SLM. Because these are self-learning material and you are expected to take responsibility of your own program in your own hand. Find out when your counseling classes will take place. Your websites are all in place. You do not need anything else. You have a smartphone, utilize it properly so that you know when your counseling is going to take place. You know when your assignments are going to be submitted. You know when your exam registration should take place. You know when your re-registration, which is very important part of IGNOU, it has nothing to do with your passing or failing. You have to be part of that IGNOU portal only if you re-register at the right time. So we expect you to do all that as a responsible learner. The other extra input that I would like to share with you in terms of, in the light of the NEP 2020 and the new education policy that has taken place, is that when you enroll yourself into a program, please be aware why you are enrolling yourself into that program. Those days, even when we have been there, those days of getting into a program, doing a BA and a graduation and masters and coming out, those days have gone. Please be focused why you have enrolled into a particular program, and know that when you come out of that program, what are the traits that should be there in you as a successful candidate who has completed a program. And for this, you have to be oriented to constantly reinventing yourself. Even within a span of 3 years or 2 years, which most of our programs are, you may go completely out of relevance. You may come out and find suddenly your program, I have learnt this, but I don't know what to do. My program is not, I don't know how to get into this anymore. That's because when you are moving through the program, keep your eyes open how you can upgrade that program. Every moment should be an effort to upgrade those programs, and there are a number of available certificates and PG diplomas and skill-oriented programs which you need to focus on so that you can keep up. Those of you who have special talents, music, sports, art, piano, anything else, writing skills, develop them. The new era is going to need only people with special talents. But that doesn't mean that you're going to leave all these behind. You have to keep on reinventing, because please be aware, as new age learners, most of the programs that you do are programs which we have done earlier. Believe me, they have become obsolete now. Those programs have to be all the time, we have to revisit them and redo them. And you have to start as new age and
future programs, future students, you have to start doing that today itself. Every moment you have to find out how your program is relevant, how you can make your program relevant, and how you can contribute. Thank you so much. I think that was all about it. It was meant to orient all the students into the New Age program. Now that you have joined IGNOU, you have to, again, we have to go into Tagore's, nothing describes IGNOU more than Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free and the world has not been broken into narrow domestic walls. So standing here in this Heritage College and also in West Bengal, in Kolkata, I would like to welcome you all with a special request of self-realization. Understand where you are as learners of IGNOU, as learners, not just of IGNOU, but as global citizens, where you are and how you can contribute. So let your journey begin from here today with an idea of self-realization, idea of creativity, idea of contribution. Thank you so much. Everyone for giving me the opportunity to address such a beautiful audience, and many congratulations to all of you present here today who has got admission in IGNOU. And especially for those who have taken admission in the Center 28162, that is Vidyasagar College for Women, and I am feeling very honored to address you as the coordinator of the center. I would like to thank both Dr. Behera and Dr. Datta Hazarika for describing so lucidly the significance of IGNOU and the place of the learner in our society. So keeping that philosophy in my mind, I would like to address my students, learners rather, that we provide you all cooperation you need in our center. Our center is located near College Street, and I request all of you to once visit the center after the TEE, the term examination, that is commencing on and from 12th of June, and it will end up on 19th of July. After that you can visit the center. The center remains open on all Saturdays and Sundays and Wednesdays, and you can get all the information of our center in our college website, Vidyasagar College for Women website, vcfw.org. You can go to the IGNOU portal and you can see all the minimal simplistic rules and regulations of our center, because we try to handle our learners with discipline, and I expect all your cooperation while you will come for queries and for submission of assignments. As Dr. Behera already told you about the submission of assignments, you know everything now. But if you have any confusion, any question, you can mail or you can visit the center to complete your queries. And I will be there on each and every day except Monday from 10 to 2 p.m. You can come to me as well, because I know that many of you are employed and you do not have time on weekdays, so Sundays and Saturdays are there for you. You can come and visit for your queries, and for submission of assignments, please be cooperative, follow all the guidelines laid down by IGNOU, and what we actually advise you to do, please kindly follow those also, because we has fixed some rules and disciplines for submission of assignments, that is like incorporating your ID card in Xerox copy,
and like this. So please follow those guidelines, because those are minimal rules are done because of the sake of the assignment itself, because otherwise we cannot handle the lots of assignments without following the rules. And for TEE exam, if you choose our center, we will be cooperative to all of you, because we believe that cooperation and education should go hand in hand, and with all your support, our mutual respect, and we can provide a very effective and productive yet very joyful learning experience. What else? I would like to thank all of you for your patient hearing, and over to the other coordinator. Thank you. I first thank you all for giving me the opportunity to address you. I also thank Director Madam and ARD sir. আমি আশুতোষ কলেজের তরফ থেকে যারা আশুতোষ কলেজের লার্নার্স হু আর প্রেজেন্ট